हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस फैमिली। आज के हमारे एसएम बुलेटिन यानी कि स्टॉक मार्केट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडेक्स और स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इंडेक्स के अंदर कैसी मूवमेंट आती है। और आज हम दो ऐसे सेक्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिनके अंदर एक अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है, जो कि है फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर। जिनके अंदर अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है उनके स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि उनमें कैसी मूवमेंट आ सकती है। और इस वीडियो के अंदर हमने आईटीसी को भी कवर किया हुआ है, तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले निकाई का चार्ट देख लेते हैं। ये निकाई का डेली चार्ट है। हालांकि बहुत बार हम इसकी चर्चा करते आ रहे हैं कि इसके अंदर एक अपमूव आ सकती है, लेकिन अपमूव हालांकि अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन फिर भी ये नीचे ही काम कर रहा है अपने मूविंग एवरेजेस के। जैसे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर आएगा हम इसके अंदर मान सकते हैं कि अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार डॉ जोन्स का चार्ट देख लेते हैं। डॉ जोन्स का चार्ट देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इसे हालांकि बहुत बार कवर कर चुके हैं कि डॉ जोन्स के अंदर कब मूव आ सकती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म का टॉप लग सकता है। तो अप मूव तो इसमें आ सकती है, सपोर्ट के ऊपर टिक भी चुका है, लेकिन फिर भी इसके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है जितनी की होनी चाहिए। या फिर अब निफ्टी के अंदर देख सकते हो काफ़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन डॉ जोन्स के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो एक बार नैस्डैक का भी चार्ट देख लेता है। ये भी नैस्डैक का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर मूविंग एवरेजेस के नीचे टिक चुका है, और मूविंग एवरेजेस के नीचे टिकने का ये मतलब है कि इसके अंदर करेक्शन और थोड़ी बढ़ सकती है। करेक्शन अगर इसके अंदर और एक्सटेंड हो जाती है तब इसके अंदर हो सकता है कि ये वीकली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम पर भी आ जाए। इसकी चर्चा हम बहुत बार करते आ रहे हैं कि नैस्डैक के अंदर या फिर यूएस मार्केट के अंदर एक करेक्शन स्टार्ट हो सकती है, और एक ऐसा टॉप लगे जो कि 10 साल तक ना कटे, या फिर 10 साल 12 साल या फिर उससे ज़्यादा भी करेक्शन के अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म के अंदर कहना काफ़ी मुश्किल है। शॉर्ट टर्म के अंदर हो जाए कि बाउंस आ जाए, बाउंस के अंदर हो सकता है कि ये काफ़ी ऊपर चला जाए, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के अंदर एक टॉप लग सकता है। तो एक बार S&P 500 का भी चार्ट देख लेते हैं। ये S&P 500 का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर मूविंग एवरेजेस के तो नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी जो सपोर्ट हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है वो सपोर्ट के ऊपर ही काम कर रहा है। जैसे इसके अंदर अपमूव आएगी, मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करेगा, ऊपर निकलेगा, ऊपर निकल के सस्टेन हो जाएगा, हम इसके अंदर मान सकते हैं कि अपमूव स्टार्ट हो सकती है। और S&P 500 और डॉ जोन्स ये दोनों चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर हम नैस्डैक और रसल से साथ कंपेयर करें तो एक बार रसल का भी चार्ट देख लेते हैं। रसल का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये हालांकि थोड़ा नीचे आ चुका है, लेकिन नीचे आने के बाद सस्टेन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि रसल नीचे सस्टेन हो चुका है, लेकिन फिर भी इसे हमें वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि इसके अंदर कैसी मूवमेंट आती है। हालांकि इसके अंदर उतनी कंपनीज़ नहीं है, जैसे कि टेक्नोलॉजी कंपनीज इसके अंदर नहीं है जिनके अंदर टॉप लग सकते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, गूगल, फेसबुक, उनके अंदर टॉप लग सकते हैं। लेकिन वैसी कंपनीज रसल के अंदर इंक्लूड नहीं है। आप चाहे तो रसल को एक्सेप्शनल मान सकते हो कि रसल के अंदर डाउन मूव या फिर वीकनेस तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसका टॉप काफ़ी दूर हो सकता है, जो कि है लॉन्ग टर्म का टॉप। तो एक बार निफ्टी का 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं। 1 आवर की चार्ट की चर्चा हमने बहुत बार की हुई थी, डायग्राम के ऊपर भी हमने बात की हुई थी कि इसके अंदर करेक्शन ख़त्म हो सकती है। हो सकता है कि ब्राज़ील मार्केट के अंदर करेक्शन ख़त्म हो चुकी हो, लेकिन निफ्टी के अंदर एक करेक्शन बची हो सकती है, लेकिन बॉटम लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि जो लो आपने देख लिया थर्सडे के दिन, उस लो को वापस रिविज़िट करना काफ़ी मुश्किल है, या फिर उस लो के नीचे जाना काफ़ी मुश्किल है। जो कि चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट बॉटम लग चुका है, प्राइस वाइज करेक्शन पूरी हो चुकी है। इसका मतलब है कि अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे बाइंग पोजीशन बना सकते हो, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पोर्टफोलियो अभी आप शुरू कर सकते हो। अभी भी कोई ख़राब टाइम नहीं है। यहाँ से भी निफ्टी के अंदर काफ़ी बड़ी अपमूव साबित हो सकती है। लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप, वो दोनों निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। निफ्टी जूनियर के अंदर भी हो सकता है थोड़ी आउट परफॉर्मेंस हो, लेकिन फिर भी स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर एक काफ़ी बड़ी आउट परफॉर्मेंस हो सकती है, क्योंकि हम स्मॉल कैप इंडेक्स का डॉलर टर्म का चार्ट देखें तो काफ़ी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस कर चुका है। अब जाकर उसके अंदर एक आउट परफॉर्मेंस आ सकती है। तो निफ्टी के अंदर हो सकता है कि प्राइस वाइज करेक्शन पूरी हो चुकी हो, टाइम थोड़ा सा बचा हो, फिफ्थ वेव जो कि फॉर्म करनी है। फिफ्थ वेव की जो हमने यहाँ पर बात की हुई थी कि उसमें थर्ड लेग का लो काटना काफ़ी ज़रूरी है। उस लो काटना किस केस के अंदर एक्सेप्शनल हो सकता है, यानी कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब फिफ्थ वेव जब फॉर्म होती है उसमें थर्ड वेव का लो नहीं कटता। उसकी भी बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि निफ्टी के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन पूरी हो चुकी है। थर्सडे के दिन जो आपने 800 पॉइंट का फॉल देखा, उसी फॉल का लो
हम बॉटम मान सकते हैं कुछ हद तक, और यहाँ से एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो। हमने हालांकि टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दिया था कि रिलायंस और टाटा स्टील ये दो ऐसे स्टॉक है कि जिनके अंदर जो लो आपने देख लिया है वो लो हो सकता है आप दोबारा ना देखो। एक बार जो आपने लो देख लिया हो सकता है कि वो परमानेंट लो लग चुका हो और यहाँ से शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म की करेक्शन ख़त्म हो चुकी हो। रिलायंस का भी एक बार चार्ट फिर से देख लेते हैं। ये भी रिलायंस का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये 1.5 साल की करेक्शन पूरी कर चुका है। यहाँ पर जो इसने लो लगा दिया था उस पर हमने एक सपोर्ट मार्क कर दिया, जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 2250 के आसपास। तो काफ़ी बड़ी सपोर्ट इसमें हो चुकी है। अब जाकर इसके अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। और अगर हम लास्ट कैंडल देखें तो इसके अंदर एक एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई है। एनगल्फिंग कैंडल का मतलब है कि इसके अंदर अपमूव स्टार्ट हो सकती है और काफ़ी बड़ी करेक्शन ये पूरी कर चुका है। और बड़ी करेक्शन पूरी करने के बाद इसके अंदर एक बड़ी अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार टाटा स्टील का भी चार्ट देख लेते हैं जल्दी से। ये भी टाटा स्टील का डेली चार्ट है। इसने भी हमने सपोर्ट मार्क किया था ऑलमोस्ट 1068 के आसपास। उस सपोर्ट के आप इस बाउंस ले लिया और अब इसके अंदर भी अपमूव स्टार्ट हो सकती है। ये भी मूविंग एवरेज के ऊपर टिक चुका है और इसके अंदर भी अपमूव काफ़ी अच्छी आ सकती है। हालांकि ये भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। लेकिन बाकी मेटल इंडाइसेस जैसे कि JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदाल्को, सेल, ये भी काफ़ी अच्छे चार्ट है। उन चार्ट के अंदर भी आप अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि पहले काफ़ी बड़ी करेक्शन पूरी कर चुका है। बड़ी करेक्शन पूरी करने के बाद अब जाकर उनके अंदर एक बड़ी अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। ये एक प्रॉपर रनिंग प्लेटफॉर्म कर रहा है। हालांकि वेडनेसडे के दिन इसमें जो काफ़ी बड़ा फॉल हो चुका था बैंक निफ्टी के कारण, निफ्टी के अंदर भी काफ़ी बड़ा फॉल देख लिया आपने। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स और जूनियर मिड कैप इंडेक्स ये भी फ्लैट क्लोजिंग हुए। निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट का फॉल हो चुका था। लेकिन फिर भी बैंकिंग की काफ़ी बड़ा रीज़न है कि निफ्टी के अंदर फॉल आने का। बैंकिंग इंडेक्स और IT इंडेक्स इन दोनों के कारण फॉल काफ़ी बड़ा आ चुका था। तो एक बार निफ्टी IT का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी IT का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी काफ़ी अच्छी करेक्शन कर रहा है। हालांकि प्राइस के अंदर काफ़ी बड़ा फॉल आ चुका था इसके अंदर, लेकिन फिर भी करेक्शन इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट हुई है, ना कि स्टॉप से। तब काफ़ी बड़ी टाइम वाइज करेक्शन इसके अंदर हो चुकी है। स्टॉक के अंदर भी सेम सिचुएशन है कि स्टॉक्स के अंदर टाइम वाइज करेक्शन बची हुई है, यानी कि मूविंग एवरेजेस का स्क्वीज होना बचा हुआ है। तब निफ्टी IT के अंदर और IT स्टॉक के अंदर दोनों के अंदर एक टाइम वाइज करेक्शन बची हो सकती है। जैसे ही टाइम वाइज करेक्शन होगी एक कंसोलिडेशन होगा, मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो जाएंगे, तब हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर करेक्शन ख़त्म हो चुकी है और आप इसके अंदर एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एक बार निफ्टी जूनियर का भी चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी जूनियर का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि थोड़ा सा नीचे आ चुका था अपने मूविंग एवरेजेस के और अब जाकर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी जूनियर के अंदर काफ़ी बड़ा बाउंस आ सकता है और वो बाउंस हो सकता है ऑलमोस्ट 50 MA के आसपास। जैसे 50 MA के आसपास इसमें बाउंस आ जाएगा, फिर से इसके अंदर कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर से अपने 200 MA को रिटेस्ट कर सकता है। लेकिन निफ्टी जूनियर के अंदर भी हो सकता है कि प्राइस वाइज करेक्शन पूरी हो चुकी हो, यानी कि थर्सडे के दिन जो आपने लो देखा वो लो हो सकता है कि आप दोबारा ना देखो। स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी जूनियर और निफ्टी थर्सडे के दिन जो आपने लो देखा हो सकता है आप दोबारा ना देखो। काफ़ी हद तक ये चांसेस दिखाई दे रहा है। तो एक बार निफ्टी मिड कैप का भी चार्ट देख लेता है। निफ्टी मिड कैप का चार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसने भी काफ़ी बड़ा लो लग चुका था और इसके अंदर भी काफ़ी बड़ा बाउंस आ सकता है। हालांकि सपोर्ट के नीचे और मूविंग एवरेजेस के नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बाउंस काफ़ी बड़ा आ सकता है निफ्टी के कंपैरिजन में और निफ्टी जूनियर के भी कंपैरिजन में। मिड कैप और स्मॉल कैप इन दोनों के अंदर बाउंस काफ़ी बड़ा आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो हमें इसे भी वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। जैसे इसके अंदर करेक्शन ख़त्म होगी आप मिड कैप स्टॉक के अंदर या फिर जो मिड कैप ETF है यानी कि M100, आप उसके अंदर एक पोजीशन बना सकते हो जो कि काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। तो एक बार स्मॉल कैप का भी चार्ट देख लेते हैं। स्मॉल कैप का चार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये थोड़ा सा नीचे आ चुका था अपने सपोर्ट के, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सा सपोर्ट के तो नीचे आ चुका था, लेकिन सपोर्ट के नीचे ये टिक नहीं पाया, जो कि थर्सडे के दिन ये नीचे आ चुका था, जिसे हम एक तरह से एक्सीडेंट मान सकते हैं। लेकिन उसके अगले दिन रिकवरी काफ़ी बड़ी हो गई और इसके अंदर काफ़ी बड़ा बाउंस आ चुका है। तब इसके अंदर भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर टिक सकता है। और स्मॉल कैप का चार्ट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मॉल कैप अपनी काफ़ी बड़ी करेक्शन पूरी कर चुका है और बड़ी करेक्शन पूरी होने का ये मतलब है कि बड़ी अपमूव स्टार्ट हो सकती है।
तो इंडेक्स पार्ट का कंक्लूजन ये है कि निफ्टी के अंदर निफ्टी जूनियर, निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप, इनके अंदर जो लो लगना था वो लग के हो चुका है। करेक्शन इनके अंदर प्राइस वाइज ख़त्म हो चुकी है। हो सकता है कि टाइम यहाँ पर बिता दे। थर्ड लेग इसने लगा दिया है, फोर्थ लेग के अंदर एक बाउंस आ सकता है और फिफ्थ लेग के अंदर फिर से एक फॉल आ सकता है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि फिफ्थ लेग के अंदर जो फॉल आएगा वो फॉल होगा थर्ड वेव के लो से नीचे। अब कुछ केसेस के अंदर या फिर जो हमने यहाँ पर डायग्राम भी ड्रॉ किया था, एक बार आपको डायग्राम भी दिखा देते हैं। ये डायग्राम जो आप देख रहे हो उसमें थर्ड वेव के अंदर जो लो लग चुका है उस लो के भी नीचे जाना है अपने फिफ्थ वेव के अंदर। फिफ्थ वेव के अंदर लो का काटना काफ़ी ज़रूरी है। हो सकता है कि 100 पॉइंट से काटे या फिर 200 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट से सही, लेकिन ये थर्ड लो के नीचे जाना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये वैलिड नहीं है। हो सकता है कि कुछ केसेस के अंदर ये लो ऊपर लग जाए या फिर फिफ्थ वेव जो कंप्लीट फॉर्म होगी वो फॉर्म हो अपने थर्ड लो के ऊपर, यानी कि इस लो से ऊपर अपनी फिफ्थ वेव फॉर्म हो सकती है। अब उस केस के अंदर फिफ्थ वेव को भी अपने 5 स्टेजेस पूरे करने हैं। यानी कि थर्ड वेव के आपने जो देखा कि थर्ड वेव जब फॉर्म हुई तो 1 2 3 4 और 5 स्टेजेस के अंदर थर्ड लेग फॉर्म हो चुकी थी और फिफ्थ लेग को भी सेम इसी तरह से 5 स्टेजेस के अंदर अपनी कंप्लीट कर दिया है। और फोर्थ वेव जब फॉर्म होगी, फोर्थ वेव फॉर्म होगी 3 स्टेजेस के अंदर, यानी कि ए बी सी के फॉर्म के अंदर एक बाउंस आएगा फोर्थ वेव में और फिफ्थ लेग के अंदर एक फिर से फॉल आएगा। और फिफ्थ वेव सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। फिफ्थ वेव अगर ठीक से फॉर्म हो जाती है, 5 स्टेजेस के अंदर फॉर्म हो जाती है, तब इसका मतलब है कि निफ्टी के अंदर करेक्शन खत्म हो सकती है। यानी कि अक्टूबर 2021 से पहले जो अपमूव निफ्टी के अंदर कंटिन्यू हो रही थी वो अपमूव फिर से एक बार रिज्यूम हो सकती है और एक नई अपमूव स्टार्ट कर जाए। हो सकता है कि 2022 का पूरा साल निफ्टी के काफ़ी अच्छा साबित हो और काफ़ी अच्छी आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के अंदर हो सकती है बाकी ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में। और अगर हम थोड़ा ध्यान से सोचें कि निफ्टी के अंदर आउट परफॉर्मेंस हो सकती है ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में और स्मॉल कैप के अंदर आउट परफॉर्मेंस हो सकती है निफ्टी के कंपैरिजन में, तब इसका मतलब ये है कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बड़ी आउट परफॉर्मेंस हो सकती है अगर हम ग्लोबल मार्केट से या फिर निफ्टी के कुछ हैवी वेट से कंपेयर कर दो। लेकिन फिर भी स्मॉल कैप के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। आपको स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप स्मॉल कैप या फिर मिड कैप स्टॉक को चूज़ करते हो तो तब उस चीज़ के अंदर आपको काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है। तब आपको हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टाइम टू टाइम हम उसे अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिर भी स्मॉल कैप के अंदर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज कैप से कंपेयर करें। तो एक बार फार्मा सेक्टर के स्टॉक के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि फार्मा सेक्टर के अंदर कैसे मूवमेंट आती है। तो सबसे पहले सन फार्मा का चार्ट देख लेते हैं। सन फार्मा का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर हम बाकियों से कंपेयर करो। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा फॉल आ चुका था इसके अंदर, ऑलमोस्ट 2015 से लेकर 2020 तक काफ़ी बड़ा फॉल हो चुका था। मंथली टाइम फ्रेम पर 200 EMA को टच कर चुका है, तब इसके अंदर करेक्शन काफ़ी बड़ी हो सकती है। और जो ये मूव आप देख रहे हो उस मूव के भी ये नीचे आ सकता है, अपने 200 EMA को टच कर सकता है और हो सकता है कि इसके अंदर काफ़ी बड़ी करेक्शन शुरू हो जाए। क्योंकि पहले आप देख सकते हो कि पहले काफ़ी बड़ा ट्रेंड था, काफ़ी बड़े मल्टीबैगर रिटर्न इसने दिखाई दिए, अब जाकर इसके अंदर काफ़ी बड़ी करेक्शन शुरू हो सकती है। लेकिन सन फार्मा का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर हम बाकी फार्मा स्टॉक से कंपेयर करें तो एक और चार्ट देख लेते हैं जो कि लुपिन के अंदर भी सेम सिचुएशन है। हालांकि ये भी 2002 से लेकर 2015 तक काफ़ी बड़ी अपमूव इसमें दे दी, लेकिन फिर से इसके अंदर करेक्शन शुरू हो गई और ये करेक्शन हो रही है अपने मंथली टाइम फ्रेम पर। अगर कोई भी स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पर करेक्शन करता है तब उस करेक्शन को पूरा होने में मिनिमम 7-8 साल भी लग सकते हैं या फिर मैक्सिमम 16 साल भी लग सकते हैं कुछ केसेस के अंदर। लेकिन लुपिन और सन फार्मा, इन दोनों के चार्ट अगर हम कंपेयर करो तो सन फार्मा का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सन फार्मा नीचे नहीं आया लेकिन लुपिन काफ़ी नीचे आ चुका है और लुपिन अपने 200 EMA को दोबारा एक बार टेस्ट कर सकता है, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पर। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम पर 200 EMA और 50 EMA इन दोनों के बीच में गैप काफ़ी बड़ा है और जैसे ये गैप फील होना है तब मूविंग एवरेजेस के बीच में कंसोलिडेशन हो सकती है और जैसे ये कंसोलिडेशन होगी टाइम वाइज करेक्शन और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, तब लुपिन और सन फार्मा इन दोनों के अंदर तो अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है। तो बाकी फार्मा स्टॉक भी देख लेते हैं। तो एक ग्रैनुअल्स का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि ये डेली टाइम फ्रेम के तो नीचे आ चुका है और वीकली टाइम फ्रेम के नीचे भी आ सकता है
और वीकली टाइम फ्रेम पर 200 ई में कैलकुलेट होकर आ रही है ऑलमोस्ट 250 रुपये के आसपास। और अभी इसमें रेट है ऑलमोस्ट 290। तब प्राइस तो ज़्यादा नीचे नहीं गिरना है इसके अंदर, लेकिन टाइम फिर भी इसके अंदर काफ़ी बिता सकता है। और अगर ये वीकली टाइम फ्रेम के भी नीचे आ जाता है तब इसका मतलब है कि ये मंथली टाइम फ्रेम भी करेक्शन करेगा, और मंथली टाइम फ्रेम का मतलब है बहुत बड़ी करेक्शन इसके अंदर हो सकती है। तब ग्रैन्यूल्स का चार्ट भी उतना स्ट्रांग नहीं है, ग्रैन्यूल्स पे भी आप दूर रह सकते हो। लेकिन पहले आप देख सकते हो, पहले इसमें काफ़ी बड़ी करेक्शन चल रही थी, उसके बाद ये अप मूव आ गई, और जैसे ही ये अप मूव आई उसके अंदर फिर से करेक्शन स्टार्ट हो गई। अब जाकर इसके अंदर करेक्शन हो सकती है वीकली टाइम फ्रेम पर, लेकिन कुछ हद तक चांसेस ऐसा भी है कि ये वीकली टाइम फ्रेम जो करेक्शन एक्सटेंड कर जाए मंथली टाइम फ्रेम, उसे भी हमें बाद में वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर ग्रैन्यूल से दूर रहने की ज़रूरत है। तो एक और चार्ट देख लेते हैं, ग्लेनमार्क फार्मा। ये ग्लेनमार्क फार्मा का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर 2009 से लेकर 2015 तक काफ़ी बड़ी अप मूव इसमें दे दी। अब जाकर इसमें अंदर करेक्शन हो रही है, और ये भी करेक्शन हो रही है मंथली टाइम फ्रेम पर। हालांकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो कोविड का फॉल आया था उस फॉल से भी पहले ये अपने मंथली टाइम फ्रेम के 200 EMA के नीचे आ चुका था। अगर कोई भी स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम के 200 EMA के नीचे आ जाता है तब उस केस के अंदर हमें इसे इग्नोर करने की ज़रूरत है। यानी ना तो हम स्टॉक को बाय करेंगे ना तो सेल करेंगे, हमें बस उसे देखते रहना है कि कब जाकर वो अपने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाता है। तब तक हमें उस स्टॉक को इग्नोर करने की ज़रूरत है। तब ये तो नीचे आ चुका था, लेकिन फिर से इसके अंदर कब मूव आ गई, फिर से ऊपर तो एक टिक चुका है, लेकिन फिर भी मूविंग एवरेज स्क्वीज़ करने बाकी है। जैसे ही मूविंग एवरेज स्क्वीज़ हो जाएंगे, इसके अंदर हो सकता है ज़्यादा टाइम नहीं बचा, लेकिन मूविंग एवरेज स्क्वीज़ करना काफ़ी ज़रूरी है अगर इसके अंदर अप मूव एक्सपेक्ट करना है तो ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर हो सकता है करेक्शन उतनी बड़ी बची ना हो, लेकिन फिर भी इसके अंदर मूविंग एवरेजेस का स्क्वीज़ करना काफ़ी ज़रूरत है। और ग्लेनमार्क फार्मा को बाय किया जा सकता है अगर मूविंग एवरेजेस यहाँ पर स्क्वीज़ हो जाता है, 2-3 बार अपने 200 EMA को टेस्ट कर देता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाती है, तब ग्लेनमार्क फार्मा को ब्रेकआउट के बाद बाय किया जा सकता है। ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। तो एक बार डॉक्टर रेड्डी का भी चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट के अंदर ये 2015 से लेकर 2020 तक काफ़ी बड़ी करेक्शन कर रहा था, बाद में इसके अंदर अप मूव आ गई। ये जो फॉल आप यहाँ पर देख रहे हो वो फॉल काफ़ी बड़ा था साइज़ में, प्राइस के अंदर और टाइम के अंदर भी, लेकिन फिर भी इसके अंदर अप मूव आ गई। हालांकि मूविंग एवरेजेस नीचे स्क्वीज़ नहीं की है, लेकिन अप मूव तो इसमें आ चुकी थी, और अब जाकर ये मूविंग एवरेजेस को स्क्वीज़ करने फिर से एक बार नीचे आ सकता है। तो जैसे ही मंथली टाइम फ्रेम के अंदर 50 EMA के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, यानी कि ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ये 50 EMA, जैसे 50 EMA के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी मंथली टाइम बेसिस पर, तब हम मान सकते हैं कि इसका अगला सपोर्ट है अपना 100 EMA। और जैसे ही 100 EMA के नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, इसका अगला सपोर्ट हो सकता है 200 EMA, जो कि काफ़ी दूर है। तो अगर ये 200 EMA पर आ जाता है तब इसके अंदर टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों ही करेक्शन एक्सटेंड हो जाती है। और अगर ये स्टॉक तो अपने 200 EMA पर नहीं आता, यहीं पर कंसोलिडेट करता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हम ये मान सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर कर सकता है करेक्शन। और अगर ये 100 EMA पर आ जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम मान सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में करेक्शन पूरी हो चुकी है। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और अपने 200 EMA पर आते ही नहीं, कितनी भी बड़ी करेक्शन हो जाए लेकिन फिर भी अपने 200 EMA पर नहीं आते, तब उस केस के अंदर 100 EMA को भी वैलिड माना जा सकता है। लेकिन फिर भी इसका नीचे आना काफ़ी ज़रूरी है, एक कंसोलिडेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। वीकली टाइम फ्रेम या फिर मंथली टाइम फ्रेम, इन दोनों में से एक टाइम फ्रेम के ऊपर मूविंग एवरेजेस का स्क्वीज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर करेक्शन ख़त्म हो सकती है। तब हमें इसे भी वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि जैसे इसके अंदर फॉल एक्सटेंड हो जाएगा, कन्फर्मेशन और थोड़ी बढ़ती जाएगी। तो एक बार डिविज लैब का भी चार्ट देख लेते हैं। डिविज लैब का चार्ट पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब जाकर इसके अंदर वीकनेस शुरू हो चुकी है। ये इसका डेली चार्ट है, डेली चार्ट के नीचे तो ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अपने वीकली टाइम फ्रेम पर आ सकता है करेक्शन को पूरा करने। और वीकली टाइम फ्रेम का मतलब है कि 2-3 साल लग सकते हैं करेक्शन को पूरा करने, तब इसके अंदर टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों ही करेक्शन बची हो सकती है। तो एक और चार्ट देख लेते हैं जो कि सिप्ला लिमिटेड। अब सिप्ला का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर हम बाकियों से कंपेयर करो तो ये सिप्ला का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ऊपर टिका हुआ है, अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास एक रेंज फॉर्म कर रहा है। जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा हम इसके अंदर एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, और हो सकता है कि मार्केट के अंदर जैसे ही करेक्शन ख़त्म हो जाए, मार्केट के अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो जाए, सिप्ला के अंदर भी अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसे हमें बाय नहीं करना। लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास बाकी ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसे कि मेटल, इंफ्रा, उनके अंदर बाइंग पोजीशन
पोजीशन बना सकता है। लेकिन सिप्ला के अंदर भी छोटी मोटी क्वांटिटी रखी जा सकती है। सिप्ला हालांकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, तो एक बार इसका मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि 2006 से लेकर 2014 तक, यानी कि ये वाला फेज जो हमने मार्क किया हुआ है उसके अंदर एक अंडर परफॉर्मेंस थी। हालांकि ये ऊपर ज़्यादा रहा, लेकिन फिर भी इसके अंदर अंडर परफॉर्मेंस थी। अगर हम बाकी फार्मा स्टॉक से कंपेयर करें, यानी कि लुपिन, सन फार्मा, उनसे अगर कंपेयर करें तो सिप्ला के अंदर एक अंडर परफॉर्मेंस थी। 2014 के अंदर थोड़ी सी अपमूव स्टार्ट हो गई, लेकिन 15 के अंदर ही फिर से करेक्शन के अंदर एंटर कर गया। आप ये वाला जो टॉप देख रहे हो वो टॉप से लेकर कोविड के फॉल तक काफ़ी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस में हो रही थी। कोविड के फॉल के अंदर ये अपने 200 EMA को टच कर चुका था, लेकिन फिर भी हम इसे एक्सीडेंट मान सकते हैं, ना कि कोई करेक्शन या फिर एक्सटेंशन। तो 200 EMA आ चुका है, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर करेक्शन ख़त्म मान सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि बाकी स्टॉक की तुलना में अंडर परफॉर्मेंस कर रहा था। तो हो सकता है कि फार्मा सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस करता रहे, लेकिन सिप्ला के अंदर एक अपमूव पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि सिप्ला के अंदर पहले से ही बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस पूरी हो चुकी है। अब जाकर उसके अंदर आउट परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस होगी फार्मा स्टॉक के कंपैरिजन में, ना कि बाकी स्टॉक के कंपैरिजन में। यानी अगर मार्केट से कंपेयर करें तो उतने रिटर्न तो ये दे सकता है। फार्मा सेक्टर के स्टॉक यानी कि लुपिन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, उनसे अच्छे भी रिटर्न ये दे सकता है। लेकिन बाकी स्टॉक यानी कि मेटल, इंफ्रा, उनके कंपैरिजन में एक अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है। तो एक बार औरोबिंदो फार्मा का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी औरोबिंदो फार्मा का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर ये भी अपने 200 EMA को टच कर सकता है। जैसे ही बाकी स्टॉक के अंदर यानी कि डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, उनके अंदर फॉल थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा, ये भी अपने मंथली टाइम फ्रेम के 200 EMA पे आ सकता है। तब उसके इसके अंदर टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों ही करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन फिर भी हमें इसे वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 50 EMA और 100 EMA इन दोनों के बीच में कंसोलिडेशन हो सकती है। जैसे ये कंसोलिडेशन भी पूरी हो जाएगी, हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर अपमूव स्टार्ट हो सकती है, और इसके अंदर भी काफ़ी बड़ी अपमूव स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि पहले से ही काफ़ी बड़ी करेक्शन कर रहा है। अब जाकर इसमें अपमूव स्टार्ट हो जाती है तब वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी औरोबिंदो फार्मा के अंदर काफ़ी चांसेस है कि अपने 200 EMA पर आ जाए और वहाँ पर कंसोलिडेशन करे, ना कि यहाँ पर। तो एक बार एलेम्बिक फार्मा का भी चार्ट देख लेते हैं। ये एलेम्बिक फार्मा का वीकली चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप ये वाला फेज दे सकते हो 2015-16 के मिड से लेकर 2020 तक, यानी कि ये फेज जो हमने मार्क किया हुआ है उसके अंदर काफ़ी बड़ी करेक्शन कर रहा था। उस करेक्शन के अंदर मूविंग एवरेजेस पूरी तरह से स्क्वीज हो चुके हैं। कोविड का अगर आप फॉल छोड़ दो तब उसके पहले भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो चुकी थी। अपमूव अब जाकर कंटिन्यू हो चुकी है, काफ़ी बड़ी अपमूव इसमें आ चुकी थी, लेकिन फिर भी करेक्शन के अंदर एंटर कर गया। तो हमें इसे वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। अगर ये वीकली टाइम फ्रेम के नीचे आ जाता है तब इसका मतलब ये है कि अपने वीकली टाइम फ्रेम के बाद मंथली टाइम फ्रेम पर आ सकता है। तो एक बार इसका मंथली चार्ट भी देख लेता है। मंथली चार्ट के अंदर ये अपने 200 EMA पर तो नहीं आएगा, लेकिन 100 EMA पर आ सकता है। 200 EMA अभी तक तो कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, लेकिन 100 EMA पर भी करेक्शन पूरी हो सकती है। तब 100 EMA पर अगर आ जाता है तब इसके अंदर टाइम काफ़ी लग सकता है, तो हमें इसे भी इग्नोर करना है। एलेम्बिक फार्मा के अंदर हो सकता है कि काफ़ी बड़ी करेक्शन शुरू हो जाए। हालांकि मार्केट परफॉर्म करता रहे, मार्केट के अंदर करेक्शन ख़त्म हो जाए, लेकिन एलेम्बिक फार्मा या फिर बाकी फार्मा स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी करेक्शन हो सकती है। तो एक बार सनोफी का भी चार्ट देख लेता है। ये सनोफी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर ये अपने 200 EMA को टच कर चुका है। हालांकि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होना काफ़ी ज़रूरी है, तो जैसे ही इसके अंदर कंसोलिडेशन पूरी हो जाएगी इसके अंदर भी अपमूव स्टार्ट हो सकती है। सनोफी या फिर बाकी फार्मा स्टॉक उतने ख़राब नहीं है, या फिर फंडामेंटली उतने ख़राब नहीं है, लॉस नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी करेक्शन हो सकती है टाइम वाइज, या फिर चार्ट के हिसाब से करेक्शन हो सकती है। जैसे ये साइकिल चेंज होगी, यानी कि फार्मा स्टॉक के अंदर जैसे ही करेक्शन ख़त्म हो जाएगी तब हम फार्मा स्टॉक के अंदर बाई पोजीशन बना सकते हैं। तब हो सकता है कि मेटल के अंदर या फिर इंफ्रा के अंदर एक नई करेक्शन शुरू हो जाए। वैसे ही साइकिल चेंज होते रहेंगे, हो सकता है कि वो टाइम पर फार्मा स्टॉक और एफएमसीजी ये परफॉर्म करते रहे और मेटल स्टॉक अंडर परफॉर्म करे। लेकिन अब जाकर ऐसा टाइम दिखाई दे रहा है जब मेटल स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकते हैं और फार्मा स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें मेटल स्टॉक पे ज़्यादा ध्यान देना है, इंफ्रा पे ज़्यादा ध्यान देना है, रियलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, फार्मा के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देना है। जैसे ही साइकिल चेंज होगा हम भी चेंज हो जाएंगे।
तो एक बार बायोकॉन का भी चार्ट देख लेते हैं। बायोकॉन का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका ये मतलब है कि इसके अंदर करेक्शन ख़त्म हो सकती है, मूविंग एवरेजेस यहाँ पर स्क्वीज़ हो सकता है। लेकिन अगर ये मूविंग एवरेजेस को स्क्वीज़ करे बिना नीचे चला जाता है, तब इसका मतलब है कि बायोकॉन के अंदर भी मंथली टाइम फ्रेम पर हो सकती है करेक्शन। तब जैसे ही मूविंग एवरेजेस यहाँ पर स्क्वीज़ हो जाएंगे, हमें यहाँ पर एक वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि मंथली टाइम फ्रेम पर करेक्शन पूरी करता है या वीकली टाइम फ्रेम में करेक्शन यहीं से पूरी करी जाता है। अगर ये मंथली टाइम फ्रेम पर चला जाए, तब उस केस के अंदर टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों ही करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन अभी तो ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये अपनी करेक्शन वीकली टाइम फ्रेम पर ही पूरी कर सकता है और तब इसके अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार अबाउट इंडिया का भी चार्ट देख लेते हैं। अबाउट इंडिया का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक एक जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही निकला, ब्रेकआउट दे दिया, अपमूव इसमें आ गई, लेकिन फिर से इसने अंदर करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। अब जाकर ये करेक्शन ख़त्म हो सकती है अपनी 200 EMA पर। तो 200 EMA यहाँ पर काफ़ी दूर है और 200 EMA और 50 EMA इन दोनों के बीच में गैप की काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो गैप फील हो जाता है, तब इसके अंदर टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों ही करेक्शन बची हो सकती है। तो अबाउट इंडिया के अंदर भी अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है। एक और चार्ट देख लेते हैं, अजंता फार्मा। ये अजंता फार्मा का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर 2015-16 के मिड से लेकर 2020 तक आप इस फेज़ के अंदर देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी करेक्शन हो रही थी। 50 EMA और 100 EMA इन दोनों के बीच में कंसोलिडेशन हो चुकी है। यानी कि 2018 से लेकर 2020 तक ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर एक कंसोलिडेशन हो चुकी है और उसके अंदर अपमूव भी स्टार्ट हो गई। लेकिन ये अपमूव कैंसिल हो सकती है, यानी कि जो कैंडल फॉर्म हुई यहाँ पर, वो कैंडल काफ़ी ख़राब है। अगर इसके अंदर अपमूव कैंसिल हो जाती है, तो एक बार फिर से अपने 100 EMA पर आ सकता है। अब इसका रीज़न ये बन सकता है कि इसके अंदर टाइम पूरा नहीं हुआ। टाइम पूरा ना होने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर गिनते हो, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 4.5 साल की करेक्शन पूरी हो चुकी है। अगर कोई भी स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम करेक्शन पूरी करता है, तब उस करेक्शन को पूरा होने में मिनिमम 7 साल या फिर 8 साल तो लगने ही चाहिए। तब 2015-16 से मिड से लेकर 2020 तक इसमें 4.5 साल की करेक्शन पूरी हो चुकी है। अब इसके अंदर एक करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है। एक बार फिर से हो सकता है अपने 200 EMA या फिर 100 EMA पर आ जाए और वहाँ पर अपनी करेक्शन पूरी करे, ना कि यहाँ पर जहाँ पर एक खड़ा है। तब इसके अंदर टाइम वाइज करेक्शन बची हो सकती है। तो एक बार इप्का लैब का भी चार्ट देख लेते हैं। ये इप्का लैब का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर 200 EMA काफ़ी दूर है, तब इसके अंदर भी टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों ही करेक्शन और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है। तो फार्मा स्टॉक के अंदर बस इतना ही। तो फार्मा स्टॉक का कंक्लूजन ये है कि फार्मा स्टॉक के अंदर एक अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है। कुछ केसेस के अंदर टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों ही करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन सिप्ला और बायोकॉन इन दोनों का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सिप्ला के अंदर हो सकता है कि एक अपमूव स्टार्ट हो जाए जैसे एक रेंज का ब्रेकआउट आएगा, और बायोकॉन के अंदर हो सकता है कि मूविंग एवरेजेस स्क्वीज कर दे और यही से एक अपमूव स्टार्ट हो जाए। अगर ये मंथली टाइम फ्रेम पर करेक्शन एक्सटेंड नहीं करता, तब बायोकॉन के अंदर करेक्शन ख़त्म हो सकती है। या फिर फार्मा के अंदर कुछ ऐसे चार्ट हो सकते हैं कि जिनके अंदर करेक्शन ख़त्म हो सकती है और अपमूव भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम चार्ट के अंदर जैसे कि डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ग्लेनमार्क, लुपिन, ग्रैन्यूल्स इंडिया, एलेम्बिक फार्मा, ऐसे चार्ट के अंदर करेक्शन बची हो सकती है और वो करेक्शन हो सकता है कई साल तक चलता रहे या फिर 2-3 साल तक अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है। तब हमें फार्मा सेक्टर के अंदर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखना। कुछ स्टॉक अगर बाय करना चाहते हो तो सिप्ला बाय कर सकते हो। सिप्ला काफ़ी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, लेकिन बाकी स्टॉक उतने अच्छे नहीं है। जैसे कन्फर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि मूविंग एवरेज स्क्वीज हो जाएंगे, जिसके लिए काफ़ी टाइम लगने की उम्मीद है, तब इसके अंदर करेक्शन बची हो सकती है। तो एक बार FMCG का भी स्टॉक देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटानिया का चार्ट देख लेते हैं। ये ब्रिटानिया का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर 2018-19 के अंदर मिड से लेकर अभी तक करेक्शन कर रहा है और ये करेक्शन हो रही है अपनी वीकली टाइम फ्रेम पर। हालांकि अपने 200 EMA का अभी तक टच नहीं किया। कोविड के फॉल के अंदर आप देख सकते हो कि थोड़े टाइम इसने टच कर लिया था, लेकिन बाद में फिर से इसमें रिकवरी शुरू हो गई। तो एक बार ब्रिटानिया अपने 200 EMA पर वापस आ सकता है और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो सकती है और ये कंसोलिडेशन होगी 50 EMA और 200 EMA के बीच में। तब ब्रिटानिया के अंदर हो सकता है कि टाइम वाइज करेक्शन बची हुई है, लेकिन प्राइस वाइज करेक्शन ब्रिटानिया के अंदर पूरी हो चुकी है। यानी कि 2020 के फॉल के अंदर ये लो जो आपने देख लिया, हो सकता है कि ये लो दोबारा ना कटे, लेकिन फिर भी इसके अंदर टाइम वाइज करेक्शन बची हो सकती है। तो हमें ब्रिटानिया को अभी तो बाय नहीं करना, लेकिन फिर भी हम इसे वेट एंड वॉच करते रह सकते हैं। तो एक बार कोलगेट का भी चार्ट देख लेते हैं। कोलगेट का भी चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये भी 2019 के एंड से लेकर अभी तक काफ़ी बड़ी करेक्शन कर रहा है। ये चार्ट भी अपने 200 EMA पर आ चुका है
और जैसे ही इसमें अंदर कंसोलिडेशन होगी तो हमने इसके अंदर करेक्शन ख़त्म मान सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके अंदर टाइम वाइज करेक्शन बची हुई है, तो हमें कोलगेट अभी भी बाय नहीं करना। लेकिन फिर भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, जैसे ये करेक्शन ख़त्म हो जाएगी इसके अंदर भी एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार डाबर का भी चार्ट देख लेते हैं। डाबर का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर हम बाकियों से कंपेयर करो तो, यानी कि एफएमसीजी के अंदर हमने जो बाकी यहाँ पर चार्ट देखे, डाबर का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फिर भी अगर ये अपने वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाता है करेक्शन को पूरा करने, तब इसके अंदर टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों ही करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है, और हो सकता है कि ये भी काफ़ी बड़ी करेक्शन के अंदर एंटर कर जाए। तो एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी चार्ट देख लेते हैं। इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि ये 2020 के स्टार्टिंग से लेकर 2022 तक, यानी कि काफ़ी बड़ी 2 साल की करेक्शन कर रहा था। ये जो रेंज यहाँ पर देख रहे हो, जैसे ही रेंज का ब्रेकडाउन हो चुका है, ये अपने 200 एम पर आ सकता है, और जैसे ही ये 200 एम पर आ जाएगा तब इसके अंदर कंसोलिडेशन हो सकती है। और ये कंसोलिडेशन तो आप जानते हो कि 50 एम और 200 एम के बीच में होगी, और जैसे ही कंसोलिडेशन होगी एक टाइम वाइज करेक्शन इसके अंदर बची हो सकती है। तो एक बार सीसीएल प्रोडक्ट्स यानी कि कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी लिमिटेड, इसका भी चार्ट देख लेते हैं। ये इसका वीकली चार्ट है, और ये वीकली चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 2017 से लेकर 2021 तक काफ़ी बड़ी करेक्शन ही कर रहा था, अब जाकर इसमें अंदर अपमूव स्टार्ट हो गई। लेकिन फिर भी हमें इसे वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि 2019 और 20 के मिड से लेकर आप यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे इसमें जो फॉल आ चुका था, अगर आप कोविड वाला फॉल इग्नोर भी कर दो तब इसके अंदर एक फॉल पहले से ही आ चुका था 2019 के एंड में। तब हो सकता है कि अपने मंथली टाइम फ्रेम पर आ जाए करेक्शन को पूरा करना है, तब अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है, लेकिन बाय फिर भी अभी नहीं करना। तो एक बार इसका डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी एक प्रॉपर रनिंग प्लेटफॉर्म कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले इसने ए वेव फॉर्म कर दी, हालांकि ये लो थोड़ा सा नीचे लग चुका है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ए वेव ये फॉर्म हो चुकी है, बाद में जाकर बी वेव फॉर्म हो चुकी है, और अब जाकर इसके अंदर सी वेव फॉर्म हो सकती है। तब सी वेव फॉर्म होने का ये मतलब है कि ये पहले अपने लो को ना काटे, क्योंकि बी वेव जो फॉर्म हो चुकी है, बी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो चुकी है, उसका मतलब ये है कि अपने ए वेव को हाई को भी काट चुका है। और जब भी बी वेव काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो जाती है तब उस केस के अंदर सी वेव अपना प्रीवियस लो नहीं काटता, तब सी वेव के अंदर ये हो सकता है कि ये 200 एम पर आ जाए और 200 एम में करेक्शन ख़त्म कर दे, तब इसके अंदर टाइम वाइज करेक्शन बची हो सकती है। प्राइस हालांकि थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन मेजर करेक्शन होगी टाइम वाइज करेक्शन, ना कि प्राइस वाइज करेक्शन। एक और चार्ट देख लेते हैं जो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये भी 2018 से लेकर 21 तक करेक्शन कर रहा था। डीसीएम श्रीराम के अंदर काफ़ी बड़ी करेक्शन हो चुकी है, ब्रेकआउट इसमें आ चुका है। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि प्रीवियसली जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे, जैसे कि हिंदुस्तान लीवर, डाबर, ब्रिटानिया, अब जाकर उनके अंदर करेक्शन हो सकती है। जैसे कि फार्मा स्टॉक के अंदर भी आप देख सकते हो प्रीवियसली काफ़ी बड़ी अपमूव दिखाई दे रही थी, अब जाकर उनके अंदर करेक्शन हो सकती है। वैसे डीसीएम श्रीराम प्रीवियसली वो अंडर परफॉर्मेंस कर रहे थे, अब जाकर इसके अंदर अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार इसका डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेजेस अभी तक उतना स्क्वीज़ नहीं हुए जितना कि होने चाहिए, तो अब इसके अंदर मूविंग एवरेजेस स्क्वीज़ कर सकता है, और हो सकता है कि टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पर बची हुई हो, लेकिन फिर भी डीसीएम श्रीराम को बाय किया जा सकता है। बस यहाँ पर मूविंग एवरेजेस स्क्वीज़ करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे ही यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होगी, मूविंग एवरेजेस स्क्वीज़ हो जाएंगे, इसके अंदर ही बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। तो एक बार गोदरेज कंज्यूमर का भी चार्ट देख लेते हैं। ये गोदरेज कंज्यूमर का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर 2018-19 के मिड से लेकर 2021 तक काफ़ी बड़ी करेक्शन कर रहा था। बाद में जो हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर टिक चुका है, काफ़ी बड़े रिटर्न्स में दिखाई दिए, लेकिन बाद में फिर से नीचे आ चुका है, और अब जाकर ये वीकली टाइम फ्रेम पर दोबारा से करेक्शन कर सकता है। अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पर एक्सटेंड कर जाता है करेक्शन, तब हो सकता है कि अपने मंथली टाइम फ्रेम में करेक्शन पूरा करे, और मंथली टाइम फ्रेम का मतलब है कि इसके अंदर टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों ही करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन 2020 के अंदर आप ये जो लो देख रहे हो, उस लो कटने के चांसेस काफ़ी कम है, जो कि कोविड के फॉल के अंदर लो लग चुका था, उस लो के नीचे आने के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी इसके अंदर करेक्शन बची हो सकती है। तो एक बार हेडसन एग्रो का भी चार्ट देख लेते हैं। हेडसन एग्रो का भी चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पहले ही करेक्शन कर रहा था, अब जाकर इसके अंदर अपमूव आ सकती है। 2018 से लेकर 2021 तक करेक्शन तो इसमें हो रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2020 और 21 के मिड में मूविंग एवरेजेस पूरी तरह से स्क्वीज़ हो चुका है। मूविंग एवरेजेस स्क्वीज़ होने का ये मतलब है कि करेक्शन ख़त्म हो सकती है। तो करेक्शन तो इसमें अंदर ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद अपमूव भी काफ़ी बड़ी हो गई। तो एक बार इसका डेली चार्ट देख लेते हैं।
डेली चार्ट के अंदर मूविंग एवरेज स्क्वीज हो चुके हैं, अब जाकर इसके अंदर अप मूव आ सकती है। जैसे ये प्रीवियस हाई कटेगा, यानी कि जो ऑलमोस्ट 1200 रुपये के आसपास कैलकुलेट हो गया रहा है, जैसे ही 1200 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी एक अच्छी कैंडल और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब हेडसन के अंदर भी अप मूव एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। तो एक बार हेरिटेज फूड्स का भी चार्ट देख लेते हैं। हेरिटेज फूड्स का चार्ट काफ़ी वीक है, ये भी फार्मा स्टॉक की तरह करेक्शन कर रहा है। जैसे कि लुपिन का भी चार्ट और इसका चार्ट आप कंपेयर करके देख सकते हो। लुपिन के अंदर और हेरिटेज फूड, इन दोनों के अंदर करेक्शन काफ़ी सिमिलर है, ये भी काफ़ी नीचे आ चुका है। अब जाकर इसके अंदर 50 EMA और 200 EMA इन दोनों के बीच में कंसोलिडेशन हो सकती है, वो भी मंथली टाइम फ्रेम पर। और मंथली टाइम फ्रेम का मतलब है कि काफ़ी बड़ा टाइम इसमें लग सकता है करेक्शन को पूरा होने में। हो सकता है कि अगले 2-3 साल ये करेक्शन करता रहे, मूविंग एवरेजेस को स्क्वीज करता रहे, तो हेरिटेज फूड्स के अंदर करेक्शन बची हो सकती है। तो एक बार आईटीसी का भी चार्ट देख लेते हैं। आईटीसी का चार्ट काफ़ी वीकनेस दिखाई दे रहा है। टॉप हालांकि थोड़ा सा ऊपर लग चुका है इसके अंदर, लेकिन करेक्शन हालांकि 2013 से स्टार्ट हुई है, ना कि ये टॉप से। 2013, 14, 15 और 16, यहाँ पर आप देख सकते हो करेक्शन काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। और जो यहाँ पर रेंज देख रहे हो, वो रेंज भी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उसके बाद जो अपमूव आ गई, वो अपमूव इतनी बड़ी नहीं थी कि उस रेंज को सेटिस्फाई कर सके। यानी कि 2017 में जो अपमूव आई थी, वो अपमूव इतनी बड़ी नहीं थी कि इस पूरे रेंज को कंपेयर कर दे। यानी कि पहले इसमें करेक्शन हो रही थी, और अब जाकर जो अपमूव भी काफ़ी बड़ी आनी चाहिए थी, टॉप उसका काफ़ी ऊपर लगना चाहिए था, तब हम ये मान सकते थे कि करेक्शन शुरू हुई से टॉप से लेकर। तो इसका मतलब ये है कि करेक्शन इसके अंदर 2013 से शुरू हुई है, ना कि ये टॉप से। तब काफ़ी बड़ी टाइम वाइज करेक्शन इसके अंदर हो सकती है। लेकिन टाइम वाइज करेक्शन के अंदर आपने एक बात तो इसमें नोटिस कर दी होगी कि 50 EMA और 200 EMA के बीच में कंसोलिडेशन नहीं हुई। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होना ज़रूरी है, मूविंग एवरेजेस का स्क्वीज़ होना ज़रूरी है। जैसे ये दोनों केसेस फुलफिल हो जाएंगे, तब हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर करेक्शन ख़त्म हो सकती है, और आईटीसी के अंदर काफ़ी बड़े रिटर्न्स दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि बाद में जो इसका प्रोडक्ट है, यानी कि जो सिगरेट बिजनेस है, उसके अंदर हो सकता है गवर्नमेंट और रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, हो सकता है कि उतना बड़ा ये स्केल ना कर पाए। लेकिन फिर भी जो बाकी इसके प्रोडक्ट है, यानी कि एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स, या फिर जो हम क्लासमेट के बुक्स यूज़ करते हैं, उनके अंदर एक अपमूव आ सकती है, वो भी काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं। तो आईटीसी के अंदर एक अपमूव तो आ सकती है, लेकिन करेक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि जैसे ही करेक्शन ख़त्म होगी, उसके बाद ही अपमूव स्टार्ट होगी, ना कि उससे पहले। तो हमें आईटीसी को यहाँ पर एक मूविंग एवरेज स्क्वीज़ करने में इंतज़ार करना है। लेकिन जैसे ही ये लो कटेगा, जैसे ही 200 रुपये के नीचे मंथली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग आ जाएगी, तब हम ये मान सकते हैं कि आईटीसी के अंदर एक टाइम वाइज करेक्शन हो सकती है, और ये प्रॉपर मंथली टाइम फ्रेम पर करेक्शन पूरा कर दे। और हो सकता है कि इसके अंदर यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए। तो हमें अभी तो इसे बाय नहीं करना, हमें बस इसे पे देखते रहना है कि कैसे इसके अंदर मूवमेंट आती है, और हम टाइम टू टाइम आपसे अपडेट करते रहेंगे कि आईटीसी के अंदर कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो एक बार जुबिलेंट फूडवर्क्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये जुबिलेंट फूडवर्क्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर 200 EMA के नीचे आ चुका है, नीचे सस्टेन भी हो चुका है। हालांकि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, बिजनेस भी इनका काफ़ी अच्छा है। इन्होंने जो फ्रेंचाइजी ले रखी है मैकडोनल्ड्स की, वो भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन फिर भी ये डेली टाइम फ्रेम के नीचे आ चुका है, और अब जाकर इसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम पे करेक्शन हो सकती है। तो हमें अभी तो इसे बाय नहीं करना, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म से बात करें तो। लॉन्ग टर्म के अंदर हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम करेक्शन ख़त्म कर दे, और उसके बाद काफ़ी बड़ी अपमूव दे दे, जो कि प्रीवियसली दे रहा था। तो एक बार मैरिको का भी चार्ट देख लेते हैं। मैरिको का चार्ट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। जैसे इसके अंदर अपमूव आएगी, अपने 100 EMA को पार करेगा, जैसे ही 100 EMA को पार करेगा, हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर अपमूव स्टार्ट हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ से नीचे आ जाए, अगर ये नीचे आ जाता है, अपना ये प्रीवियस लो काट देता है, तब इसका मतलब है कि वीकली टाइम फ्रेम में करेक्शन पूरा करे, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मूविंग एवरेजेस काफ़ी दूर है, तो इसके अंदर कंसोलिडेशन भी काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो हमें इसी पॉइंट के ऊपर हमें इसे वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि ऊपर ये हाई काटता है या फिर ये नीचे लो काट देता है। दोनों ही केस के अंदर हमें इसे वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। तो मैरिको को अभी तो हमें बाय नहीं करना। तो एक बार नेस्ले का भी चार्ट देख लेते हैं। नेस्ले का भी चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये भी अपने डेली टाइम फ्रेम के नीचे आ चुका था, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक रनिंग करेक्शन हो रही है। तो एक बार इसका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट के अंदर अगर आप ये 2020 के अंदर कोविड का फॉल इग्नोर कर दो, तब उसके बाद इसमें अपमूव स्टार्ट हो चुकी थी। ये वाला जो टॉप हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, उस टॉप के ऊपर आप देख सकते हो, उसके बाद फॉल स्टार्ट हो गया, फिर से एक अपमूव स्टार्ट हो गई, फिर से एक फॉल स्टार्ट हो गया,
फिर से एक अप मूव और फिर से एक फॉल। तो काफ़ी बड़ी करेक्शन या फिर एक रनिंग करेक्शन करते करते ऊपर जा रहा है। अगर कोई भी करेक्शन कर रहा है यानी कि रनिंग करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन, किसी भी करेक्शन के अंदर आपको बाई करके पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर करेक्शन स्टार्ट हो जाती है, तब इसके अंदर आप बाई करके पैसा नहीं कमा सकते। तब हमें इसे वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि अगर ये नीचे आ जाता है अपने 200 EMA को, जिसके चांसेस काफ़ी कम है, हो सकता है कि यहाँ पर एक बाउंस आ जाए क्योंकि ये अपने 100 EMA को टच कर चुका है। अब इसके अंदर एक बाउंस तो आ सकता है, लेकिन ये बाउंस उतना बड़ा नहीं होगा कि अपनी करेक्शन को ख़त्म कर दे और यहाँ से ऊपर निकलना स्टार्ट कर दे। हो सकता है कि ये प्रीवियस हाई काट दे, उसके भी ऊपर जाए, उसके आसपास भी जा सकता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर करेक्शन बनी हो सकती है। क्योंकि किसी भी केस के अंदर मूविंग एवरेजेस का स्क्वीज़ होना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक मूविंग एवरेजेस स्क्वीज़ नहीं हो जाते हम ये नहीं मान सकते करेक्शन ख़त्म हो गई है। तो एक बार इसको 200 EMA को टच करना काफ़ी ज़रूरी है। अभी टच करते तो भी ठीक है, बाद में टच करते तो भी ठीक है, लेकिन एक बार अपने 200 EMA को टच करना काफ़ी ज़रूरी है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पर। तब नेस्ले के अंडर भी एक अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है। तो एक बार इमामी का भी चार्ट देख लेते हैं। इमामी का चार्ट पहले से अंडर परफॉर्म कर रहा था, यानी कि 2015-16 से मिड से लेकर अभी तक काफ़ी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस में हो चुकी थी। तब जैसे ही इसके अंदर ब्रेकआउट आता है ऑलमोस्ट 675 के लेवल के आसपास, जैसे इसके अंदर ब्रेकआउट आ जाएगा हम इसके अंदर एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा चार्ट साबित हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से एक नीचे आना स्टार्ट कर दे, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर अपने 200 EMA के तोड़ दे, तब इसका मतलब है कि ये मंथली टाइम फ्रेम में करेक्शन पूरी कर सकता है और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर काफ़ी बड़ी करेक्शन हो सकती है। तो जैसे ही ब्रेकआउट आएगा 675 के आसपास, तभी हमें इसे बाय करना है, ना कि पहले बाय करना है। तो एक बार डीमार्ट का भी चार्ट देख लेते हैं। हालांकि ये FMCG कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये भी डीमार्ट का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर मूविंग एवरेज स्क्वीज हो चुका है। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो चुकी है, लेकिन मूविंग एवरेजेस एक बार अगर स्क्वीज करना चाहे, यानी कि एक और बार अगर ये अपने 200 EMA को टच कर दे, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इसके अंदर करेक्शन ख़त्म हो सकती है। और डीमार्ट का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पहले से ही काफ़ी बड़े रिटर्न्स में दे दी है, अब जाकर इसके अंदर अपमूव कंटिन्यू हो सकती है। बीच में अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो, तब लॉन्ग टर्म के चार्ट के अंदर थोड़ी थोड़ी करेक्शन करते करते ऊपर जा रहा है। कभी भी इसने वीकली टाइम फ्रेम करेक्शन ख़त्म नहीं की, हमेशा ये डेली टाइम फ्रेम पर या फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम में करेक्शन ख़त्म कर देता है। अब जाकर इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम पे करेक्शन ख़त्म हो सकती है और डीमार्ट के अंदर काफ़ी बड़ी अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार इंडिया मार्ट का भी चार्ट देख लेते हैं। इंडिया मार्ट की चर्चा हमने पहले भी की हुई थी, जब भी ऑलमोस्ट 7000 के आसपास था, तब हमने इसमें बात की हुई थी कि इसके अंदर तो अपमूव तो आ सकती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक कंसर्न है कि डेली टाइम फ्रेम पर अपने 200 EMA को अभी तक इसने टच नहीं किया। तो उस टाइम के बाद अपने 200 EMA को टच करने तो फिर से नीचे आ चुका था, लेकिन फिर भी फॉल तो काफ़ी बड़ा इसके अंदर आ चुका है। और अब जाकर इसके अंदर आप देख सकते हो कि अक्टूबर 2020 के अंदर आप यहाँ पर एक रेंज फॉर्मेशन देख सकते हो। अब जाकर उसी रेंज के अंदर ये फॉर्म कर सकता है। जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा हम इसके अंदर एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लेकिन फिर भी इसके अंदर में शॉर्ट टर्म के लिए काम करना है। लॉन्ग टर्म के लिए हम तभी बाई पोजीशन बना सकते हैं जब ये 7000 का लेवल पार करेगा या फिर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कट करेगा, एक रेंज ब्रेकआउट आएगा, तब इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन आ जाता है, तब उस केस के अंदर में बाय नहीं करना, ना तो इसे शॉर्ट करना है, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, तब इसे शॉर्ट करने में उतना मतलब नहीं है। लेकिन रेंज का ब्रेकआउट आता है तब हम इसे बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो FMCG स्टॉक के अंदर कंक्लूजन ये है कि FMCG के अंदर कुछ स्टॉक ऐसे भी है, जैसे कि फार्मा सेक्टर के अंदर सिप्ला का स्टॉक है, उनके अंदर पहुँच सकती है। वैसे ही FMCG के स्टॉक के अंदर CCL, हेडसन एग्रो, कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जिनके अंदर अपमूव स्टार्ट हो सकती है। लेकिन FMCG के अंदर एक भी अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है, और उस अंडर परफॉर्मेंस के अंदर टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों ही करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है। तब हमें FMCG और फार्मा सेक्टर उन दोनों के अंदर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं रखना। बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर या फिर नेग्लिजिबल क्वांटिटी के अंदर या फिर कुछ स्टॉक के अंदर या बाइंग पोजीशन बना सकते हो। ज़्यादातर स्टॉक के अंदर एक अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सिंपल नॉलेज फ्री में मिल सके। और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। थैंक यू।